आज अपने बात करते हैं जंतुओं में जनन। इसमें मुख्यतः जनन की दो विधियां दी गई हैं। जैसे कि अपने देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पौधों की तरह ही जंतुओं में जनन की दो विधियां पाई जाती है, जिसमें एक तो विधि होती है लैंगिक विधि और दूसरी होती है अलैंगिक विधि। सबसे पहले अपने देखते हैं लैंगिक विधि। जैसे कक्षा 7 में अपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे संस्मरण करने का प्रयास कीजिए, यानी कि याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अन्यथा अपने आगे पढ़ते हैं। देखते हैं कि यदि आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा भाग लेते हैं, क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं भी नर व मादा के विभिन्न जनन अथवा भाग अंग होते हैं, जो पौधों की तरह ही जंतु भी नर तथा मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलियत होकर युग्मज बनाते हैं। इसी प्रकार से अपने जंतुओं में जनन होता है। दो प्रकार की विधियाँ दी हुई है, एक तो लैंगिक विधि है, दूसरी कौन सी है? अलैंगिक विधि। जैसे अपने नर और मादा में बात करते हैं तो अपने कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसमें लैंगिक विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आगे वाले पेज में देखते हैं। अब इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे लैंगिक जनन क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर अपने देखेंगे, ये देखिए, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाइए और जनन प्रक्रम का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आगे वाले पेज में देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रकार के अपने 3 चित्र दिए हुए हैं। एक तो अपने को क्या दिया हुआ है? मादा यानी नर जननांग का भाग दिया हुआ है। एक इसका दिया हुआ है मादा जननांग का भाग, और एक का चित्र दिया हुआ है अपने पास मानव शुक्राणु का। सबसे पहले अपने देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि नर जननांग का भाग दिया हुआ है। इसमें बताते हैं कि देखते हैं सबसे पहले इसमें नर जननांग, जनन अंगों का एक जोड़ा वृषण, यानी कि अपने यहाँ से चित्र में देख सकते हैं, ये जैसे दिया हुआ है, ये अपने क्या दिए हुए हैं? वृषण दिए हुए हैं। तो नर जननांगों का एक जोड़ा वृषण 2 शुक्राणु नलियों अथवा एक शिशन जिशन पाया जाता है। चित्र में 3 चीज़ें बताएगी अपने के पास। जैसे देखेंगे, 2 तो अपने क्या दिए हुए है? अपने पास वृषण दिए हुए हैं। 2 क्या दिए हुए अपने पास? वृषण दिए हुए हैं। ये 2 वृषण हो गए। उसके बाद में क्या दिए हुए अपने पास में? शुक्राणु, 2 शुक्राणु नलिका दी हुई है, और एक अपना किसका भाग दिया हुआ है? शिशन का भाग दिया गया। ये तीनों भाग मिलकर मानव नर जननांग का भाग होते हैं, जो शुक्राणु बनाकर मादा के अंडाणु से संपर्क में करके और निषेचन करते हैं। इसके बारे में अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपने और देखते हैं, इसमें दिया हुआ शुरू से बढ़ते हैं। नर जनन अंगों का एक जोड़ा वृषण 2 शुक्राणु नलिका अथवा एक शिशन यानी कि लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। आगे देखते हैं, वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण इसमें क्या? वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। जैसे चित्र 9.2 में देखिए, जिसे शुक्राणुओं का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, इसमें क्या होता है? एक प्रत्येक में क्या होता है? एक सिर होता है। यहाँ पर देखते हैं, एक इसमें क्या होता है? सिर। एक कौन सा भाग होता है? मध्य भाग। और एक लास्ट में इसमें क्या दी होती है? पूंछ। तो अपने मानव शुक्राणु में 3 चीज़ें होता है, सिर, मध्य भाग और क्या होती है? पूंछ। अब देखते हैं इसके बारे में। इसने दिया हुआ है, शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, प्रत्येक में एक सिर होता है, एक मध्य भाग और एक क्या होती है? पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका सामान्य घटक पाए जाते हैं। अपने को ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अपने को ये तीनों चित्र अच्छी तरह से याद होने चाहिए। एक तो अपने को क्या दिया हुआ है? मानव जननांग। उसके बाद में अपने को पास क्या दिया हुआ है? मानव शुक्राणु का चित्र। और 3 नंबर अपने पास क्या दिया हुआ है? कि मानव में मादा जननांग। अब देखते हैं मादा जननांग में। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है, और वह अंड वाहिनियों द्वारा गर्भाशय से क्या होता है? जुड़ा होता है। आगे देखते हैं अंडाशय। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अंडाणु कहते हैं।
उसे क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। मानव यानी कि स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाणुओं में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निमोचन अंडवाहिनियों से होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का क्या होता है? विकास होता है। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का विकास कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है? बच्चे का विकास होता है गर्भाशय में। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। तो ये अपने पास याद रखने वाली बात है। और शुक्राणुओं की तरह अंडाणु भी क्या होते हैं? एकल कोशिका होते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये क्वेश्चन याद रखने योग्य है कि शुक्राणु के तरह अंडाणु भी कितने कोशिकीय होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। तो अपने पास इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि शिशु का विकास कहाँ पर होता है, तो वो होता है गर्भाशय में। 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि अंडाणु कितना कोशिकीय होता है, तो एकल कोशिकीय होता है। ये जैसे दिया हुआ है कि मादा अंडाणु का चित्र दिया हुआ, जिसके अंदर एक क्या होता है? केंद्रक होता है, और पूरा अंडाणु का अपने पास चित्र दिया हुआ है। आगे देखते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन अपने को ये बात याद रखने वाली बात है कि एक तो अपने क्या पढ़ के आए हैं? अपने अंडाणु पढ़ के आए हैं, और एक अपने क्या पढ़ के आए हैं? शुक्राणु। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इसी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उसको संलयन या निषेचन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपने पढ़ेंगे निषेचन में, देखिए क्या दिया हुआ है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु का आपस में क्या होता है? मिलना क्या कहलाता है? पहला चरण होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन होता है। मतलब मानव में यानी कि नर का शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब आगे जाके क्वेश्चन और भी आ सकता है कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो अपने आगे देखते हैं। आगे देखिए, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? युग्मनज के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखते हैं, ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें बताया है कि एक क्या होता है? शुक्राणु, और ये क्या है? अंडाणु। जब ये शिशन से निकलने वाले शुक्राणु आगे जाके अंडाणु के साथ मिलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन के नाम से जाना जाता है। ये गर्भाशय का कुछ चित्र दिया हुआ है, इसमें संलय होकर अंदर क्या है? अंडाणु शुक्राणु मिलती है। इसी प्रकार का चित्र आगे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, क्या आपको जानकारी है कि युग्मनज एक वृष्टि का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति के कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ किससे प्राप्त करते हैं? पिता से वशानुगत होते हैं। मतलब यानी कि नई संतान पैदा होती है तो इसमें कुछ तो पिता के गुण होते हैं और कुछ क्या होते हैं? माता के। अपने भाई, यहाँ से देखेंगे इसमें, अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता और कौन से लक्षण पिताजी से मिलते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन कहा जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। निषेचन कितने 2 प्रकार का होता है। एक आंतरिक निषेचन होता है जो दिया हुआ है अपने माता के शरीर के अंदर, एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में बच्चे माँ के शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, यहाँ की वृद्धि करते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में बच्चे शरीर से बाहर की तरफ क्या करते हैं? अपना विकास करते हैं। एक अपने पास ये दिया हुआ आजकल बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए अपना IVF, जिसे सामान्यतः अपने परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। बुज्जो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी कि अंडवाहिनियों से अंडाशय जो शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं और मिलते हैं, जिससे निषेचन होता है, तो वो अभिक्रियाएं स्त्रियों में क्या हो जाती है? अवरुद्ध यानी कि बंद हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है। यहाँ से देखिए, ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ दिए हुए कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, यानी कि पुरुष और महिला के अंडाणु और शुक्राणु को कुछ समय के लिए साथ में रखते हैं।
कुछ टेम्परेचर वगैरह ऐसा सेट करता है जिससे बच्चे को सही स्थिति मिल सके, जिसमें आईवीएफ अथवा इनवेट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि अपने देखते हैं, ये अपना कौन सा हो गया, नर, ये अपने क्या हो गया, मादा। शरीर के बाहर नर के शुक्राणु और मादा के क्या है, अंडाणु को कुछ 1 हफ्ते तक दोनों को इकट्ठे रखे जाते हैं। जब इनका अच्छी तरह से निषेचन हो जाता है तो 1 हफ्ते के बाद इन जो बना है अपना निषेचन, इसको यहाँ से स्थापित कर कर मादा के कहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। उससे बच्चा यानी कि संतान उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात उसके माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है अथवा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक की द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना कि परखनली शिशु क्या होता है, इसे आईवीएफ के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर, यहाँ से देखते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं के निषेचन में जल में होता है। आइए पता लगाइए कि किस प्रकार उत्पन्न होता है। जैसे कि बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु में मेंढक हो गए, कुछ ऐसे प्रकार के जीव जो अपने बच्चे मंद गति से चलने वाले पानी, झरने आदि के पास वहाँ पर अंडे देते हैं और वहीं पर उनका क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास नहीं है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक देखते हैं, बाह्य निषेचन के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मादा जैसे कि अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आती है जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। ये बाह्य निषेचन के बारे में अपने को अच्छी तरह से बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, इसने बताया है कि मादा अपने अंडाणु छोड़ देती है और यहाँ पर नर अपने क्या छोड़ देते हैं, शुक्राणु। जब ये कहीं पर चलते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ये शरीर के अंदर नहीं मिलते, ये शरीर से सभी प्रक्रिया क्या होती है, बाहर होती है। तो इसी निषेचन को क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन कहा जाता है। इस प्रकार देखते हैं आगे, इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। इस निषेचन को क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मछली, स्टारफिश और जलीय अन्य प्राणी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नीचे कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। आगे देखते हैं अपने काम की क्या चीज़ है। और हाँ, भ्रूण और परिवर्धन, ये इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ होती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप भ्रूण का परिवर्तन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तन होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तन हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। ये बताया हुआ है कि बच्चा माँ के शरीर के अंदर कहाँ पर कैसे विकसित होता है, तो इसके बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है। गर्भाशय में आगे देखिए, यहाँ देखिए, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंगों का क्या होता रहता है, उसका विकास होता रहता है। ये क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने ध्यान रखने बात योग्य है कि बच्चे का विकास होता है वो माँ के शरीर में कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आगे कुछ इतना ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर कुछ ये चीज़ अपने को आ सकती है। जरायु तथा अंडयूज क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं अपने। ये देखिए, हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु के रूप में जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। जैसे कि अपने
मानव का सीधा किसके रूप में जन्म होता है, मतलब पुरुष या महिला, यानी कि मानव के रूप में सीधा माँ के गर्भाशय से जन्म लेता है, तो इस प्रकार के बच्चों को क्या कहा जाता है, जरायुज कहा जाता है। जैसे अपने छोटे बच्चे हो गए, लड़का लड़की हो गए, या गाय होगी, गाय का बछड़ा हो गया, ठीक है, कुत्ते हो गए, कुत्ते के पिल्ले हो गए, इस प्रकार के जंतु जो सदी पेट में यानी कि गर्भाशय में विकसित होकर जन्म लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जरायुज कहा जाता है। उसके बाद में दिया हुआ है अंडप्रजक क्या होता है। देखिए, वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं, जो अंडों से बाद में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। तो ये आपने को ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो जरायुज और अंडप्रजक जंतु कौन से होते हैं, जो बच्चे माँ के गर्भाशय से विकसित होकर जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जरायुज। 2 नंबर दिया हुआ है अंडप्रजक, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अंडप्रजक जंतु कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैसे उसने कुछ एग्जाम्पल दिए है मेंढक, तितली, और आप ये देख लेना। यहाँ पर देखिए कुछ अपने एक शेप दी हुई है, ये शेप अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मेंढक का इसने दिया हुआ है, अंडे होते हैं, अंडे के आरंभिक भाग उसे क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। बाद में उसे क्या कहा जाता है, टेडपोल बड़ा हो गया। ऐसे करते करते डी नंबर में शेप आती होती है, उसका पूरा का पूरा मेंढक का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इस प्रकार के एक शेप दी हुई है। ये एक यहाँ पर टॉपिक अपने देख सकते हैं, शिशु से वयस्क कैसे होता है, शिशु से वयस्क। जैसे देखते हैं कि नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रफुटन से निकले प्राणी जब वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का संस्मरण लीजिए, जैसे लार्वा अथवा झिल्ली, प्यूपा, वयस्क। इसके विषय में कक्षा आप 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इसी प्रकार के जंतुओं के उदाहरण है। मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रक्षेपण कीजिए, जिसमें 3 दिया हुआ है। सबसे पहले अंडा, उसके बाद में क्या दिया, टेडपोल, लार्वा, और उसके बाद में क्या हो जाता है, वयस्क। तो अपने को ये भी याद रखना है कि मेंढक के बारे में आता है, अंडा, पेट क्या, टेडपोल हो गया, और उसके बाद में क्या, वयस्क हो जाता है। तो अलग अलग शेप है, देखेंगे कि ये अपने पास क्या, कोई अंडा हो गया, फिर आरंभिक टेडपोल, बाद में टेडपोल, और लास्ट में उसका शेप क्या होगी, बिल्कुल क्या होगी, अलग दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। फिर देखते हैं, यहाँ से आपने एक सुंदर सुलभ और कोकोनुमा के बाहर निकलते देखा होगा। टोडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है और छलांग लगाता रहता है। यहाँ छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, क्यांतरण कहलाता है। ये क्वेश्चन याद रखना है कि मेंढक जैसे अंडों से लेकर टोडपोल से लेकर सीधे वयस्क अवस्था तक पहुँचता है, इन सारी प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, क्यांतरणकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में है अलैंगिक जनन। अपने शुरुआत में चैप्टर के पढ़ा था कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो लैंगिक जनन होता है और दूसरा कौन सा होता है, अलैंगिक जनन। इसमें देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। जब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं से पढ़ा जिसमें हम परिचित थे, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा और सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसके बारे में क्या करते हैं, पता करते हैं। ये देखो, सबसे पहले दिया हुआ है हाइड्रा। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। अवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर के क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिया गया है। ये देखिए, हाइड्रा का मुकुलन विधि द्वारा, हाइड्रा का क्या है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये देखिए, अपने को चित्र याद रखना है। अमीबा का द्विखंडन विधि। अमीबा पहले क्या होता है, एक, फिर एक और कितने भागों में टूट गया, 2, और इससे उसमें संतति उत्पन्न होती है। उसके बाद अमीबा का क्या हो गया, द्विखंडन। ये चित्र आ सकता है, अमीबा का द्विखंडन चित्र बनाइए। तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब देखने हैं अपने, जैसे कि अलैंगिक जनन के बारे में अपने पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू से देखते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकती है। यह उभार विकसित होते हुए जीव, जिन्हें क्या मुकुलन कहते हैं। संस्मरण कीजिए कि यीस्ट
में भी मुकुलन दिखाई देता है। हाइड्रा में भी एक एकल जनन से निकलने वाले अवर्धक से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव का जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव का जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। जिसमें मतलब लैंगिक जन्म में हमने जैसे मादा और नर दोनों की बात की थी, जबकि इसमें कितना होता है? एक। यहाँ तो मादा, यहाँ क्या है? नर। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव उत्पन्न होता है, इसलिए इस जनन को मुकुलन विधि द्वारा कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? तो क्या एकल होता है, और क्या है? मुकुलन विधि द्वारा। अलैंगिक जनन की अन्य विधियाँ अमीबा में दिखाई देती है, जैसे कि इसी प्रकार रूप से सारा दिखाया गया है। अपने को अमीबा में ये बात ध्यान रखनी योग्य बात है कि जो अमीबा होता है कितने द्विखंडन विधि द्वारा, कितने विधि द्वारा? द्विखंडन विधि द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पर अपने को दिखाया गया द्विखंडन विधि, ये आपको चित्र से मैंने बता दिया। ओके, ये बताया डोली नामक एक भेड़ थी, क्लोन। सबसे पहले वाला ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका ज़्यादा नहीं है। अपने एक दो लाइन इसकी पढ़ लेते हैं, क्या दिया देखते हैं कि किसी समरूप कोशिका मतलब एक जैसी कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव की कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। मतलब सेम टू सेम, जैसा का वैसा ही होना। तो सबसे पहले जो क्लोनिंग की थी वो क्या? डोली नामक एक भेड़ पर की गई थी। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। डोली नामक भेड़ पर क्या की थी? क्लोनिंग की गई थी, सेम टू सेम उसको ऐसे बनाया गया था। उसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिए, जिससे एक आधा क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए। 2 नंबर मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में निषेचन कितने अलैंगिक होता है कि लैंगिक होता है, वो आपको पढ़ाया हुआ, पढ़ कर अच्छी तरह से क्वेश्चन दीजिए। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, नर के शरीर के होता है, और नर के शरीर के बाहर। ये मादा शरीर के क्या होता है? अंदर होता है। तो मादा शरीर के शरीर में होता है। एक टेड बॉल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? अभी बता के आया था आपको मैं। ये कीजिए, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है? ये कीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु का जन्म देते हैं। अंडप्रजक मतलब क्या? शरीर से बाहर देते हैं। ये आपको बता के आया था। धीमे धीमे जहाँ पर पानी जलते हैं, मादा अपने शरीर से अंडाणु छोड़ देती है, और वहाँ पर नर क्या होता है? अपने शरीर से शुक्राणु, जो जहाँ पर जाके मिल जाते हैं और अच्छी तरह से निषेचन होता है, तो वहाँ बच्चों का जन्म होता है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिकीय होता है, सत्य बात है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। मेंढक में बाह्यन सेशन होता है क्या? ये होता है भी। इस प्रकार के क्वेश्चन सत्य और असत्य दी हुई है, अपने कीजिए। युग्मनज और गर्भ की 2 भिन्नताएं बताइए। ये देखिए, अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको कराई हुई है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप क्वेश्चन कीजिए और अपना अध्ययन अच्छे से कर अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल MK स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो साइंस, हिंदी, सामाजिक विज्ञान यानी कि SST, मैथ, इंग्लिश की अभी सभी क्लासें इसी चैनल पर आपको मिलेगी। धन्यवाद।